नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूपी कैडेट BHU ICR जेट पैट या BCC किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कहीं कभी ना कभी, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। चलिए देर नहीं लगाते हुए फटाफट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे इस प्रकार का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया आप सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सभी कल्चर वाले शब्द किस भाषा के होते हैं? जितने भी कल्चर वाले वर्ड होते हैं, जितने भी कल्चर वाले शब्द होते हैं, वो किस भाषा से लिए गए होते हैं, किस लैंग्वेज से लिए गए होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है इंग्लिश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे फटाफट आप सभी उसका आंसर खुद करते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। जो कल्चर वाले वर्ड होते हैं, जिन भी वर्ड के लास्ट में कल्चर लगा होता है, जैसे कोई भी कल्चर हो गया, वर्ड हो गया, जैसे विटीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, तो जितने भी कल्चर वाले वर्ड होते हैं वो सभी लैटिन वर्ड के होते हैं, लैटिन लैंग्वेज के होते हैं वो। वहीं पर हम लोग ग्रीक की बात करें तो जितने भी नॉमी वाले होते हैं, जितने भी नॉमी लास्ट में लगा, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, या जितने भी लॉजी हो गया, जैसे पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, तो ये सभी जितने भी लॉजी वाले होते हैं या नॉमी वाले होते हैं, लास्ट में जिनके लॉजी लगा होता है, वो जिसे आप सभी देखते होंगे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, तो लॉजी वाले जो वर्ड होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, ग्रीक लैंग्वेज के वो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में लॉजी या नॉमी लगा होता है, और लैटिन वर्ड के वो होते हैं जिनके लास्ट में कल्चर लगा होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया। ये सब लैटिन वर्ड के होते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद करके चलेंगे। अच्छा, ग्रीक वर्ड वाले में एक अपवाद है, ओनली एक अपवाद है, वो कौन सा है? वो है पोमोलॉजी। ग्रीक वाले में एक अपवाद है, पोमोलॉजी जो है ये वैसे देखा इसको तो ये दोनों वर्ड का है, ये ग्रीक और लैटिन दोनों का है, बट यहाँ पर इसको हम मेनली लैटिन वर्ड का मानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लॉजी है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और जो पोमो है, पोनम जिसको बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड का है। तो इसलिए इसको हम मेनली जो है वो लैटिन वर्ड का मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप इतना याद रख के चलेंगे कि सभी नॉमी या लॉजी वाले वर्ड जो होते हैं वो ग्रीक वर्ड के होते हैं, बट पोमोलॉजी एक अपवाद है जो लैटिन वर्ड का है, और जितने भी कल्चर वाले वर्ड होते हैं वो सभी लैटिन भाषा के होते हैं। इस बात को आप याद रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नाइट्रिफिकेशन क्रिया में कौन सा जीवाणु काम करता है? नाइट्रिफिकेशन क्रिया में कौन सा जीवाणु काम करता है? ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोबैसिलस, ऑप्शन बी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी है बैसिलस, ऑप्शन डी है स्यूडोमोनास। तो आप सभी जानते होंगे जो नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन क्रिया जो होती है, नाइट्रिफिकेशन जो क्रिया होती है आप सभी जानते होंगे, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है पहले, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनता है। तो इस अमोनिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया से, यहाँ अमोनिया है, NH4 से NO2 यानी कि नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट, यानी कि इस पूरे क्रिया को, यहाँ से यहाँ तक की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और वहीं पर जब
ये रिवर्स क्रिया होती है, यानी कि नाइट्रेट से अमोनिया बनता है, तो इसी को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग नाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि जो अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, यानी कि लास्ट में अमोनिया से नाइट्रेट ही जाके बनता है, तो इसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस पूरी क्रिया में कौन कौन से जीवाणु काम करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, तो वो हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास इसमें अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में, यानी कि नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास काम करते हैं। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास काम करते हैं। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रिफिकेशन में काम करते हैं। वहीं पर अगर डीनाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बैसिलस और स्यूडोमोनास जो हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन में काम करते हैं। इस बात को आप याद रख के चलेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जो है ये नाइट्रिफिकेशन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगटोका बीमारी किसमें लगती है? सिगटोका बीमारी किसमें लगती है? ऑप्शन आपके पास है केला, ऑप्शन बी है नींबू, ऑप्शन सी है अमरूद, ऑप्शन डी है आम। सिगटोका बीमारी किसमें लगती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केला। सिगटोका बीमारी जो है वो केला में लगती है। सिगटोका बीमारी किसमें लगती है? केले में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGFRI कहाँ स्थित है? IGFRI कहाँ स्थित है? इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास बनारस, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झांसी। IGFRI कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। IGFRI का झांसी में स्थित है। वहीं पर लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में IISR स्थित है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। वहीं पर कानपुर की बात करें तो IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। वहीं पर बात करते हैं IIVR की। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? बनारस में है। पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में है। शुगर केन रिसर्च कहाँ है? तो लखनऊ में है। वहीं पर IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास दूब घास, फेलरिस माइनर, बथुआ या फिर कृष्णनील। तो यहाँ पर देखिए इनका बॉटनिकल नेम पहले देखते हैं हम लोग। दूब घास का बॉटनिकल नेम है साइनोडान डेक्टिलान इसका दूब घास का बॉटनिकल नेम है साइनोडान डेक्टिलान। वहीं पर फेलरिस माइनर गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा इसको बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? फेलरिस माइनर। उसके बाद बथुआ का बॉटनिकल नेम क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, जिनका आंसर नहीं आपको पता होगा, उसको आप फटाफट नोट करते चलेंगे अपने नोटबुक में। और वहीं पर कृष्णनील की बात करते हैं। कृष्णनील एनागैलिस आर्बेंसिस जो है वो कृष्णनील का बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें अगर, तो गेहूं के मामा की जो बॉटनिकल नेम है फेलरिस माइनर है, और गेहूं का जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है? फेलरिस माइनर है, गेहूं का मामा है। इसी का दूसरा नाम क्या है? गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास बांगर, खादर, लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो होती है ये नदियों के बहाव के द्वारा लाई गई होती है। नदियों के द्वारा बनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? CTRI इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, CTRI। ये कहाँ है? ऑप्शन आपके पास केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर यूपी। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में CTRI स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेब किस प्रकार का फल है? सेब किस प्रकार का फल है? ऑप्शन आपके पास सतफल, ऑप्शन बी है करियाप्सिस, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है ड्रूप, ऑप्शन डी है बेरी। यहाँ पर बेरी की बात करें तो केले का फल का प्रकार जो है, केले का फल का प्रकार क्या है? बेरी है। केले का फल का प्रकार क्या है? तो बेरी है। वहीं पर ड्रूप की बात करें तो आम जो है ड्रूप या अष्टफल में आता है। आम ड्रूप या अष्टफल प्रकार का फल है। करियाप्सिस की बात करते हैं। करियाप्सिस जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों का फल का प्रकार क्या है? करियाप्सिस है। वहीं पर सत्य फल की बात करें तो सेब का फल का प्रकार क्या है? सत्य फल है। सेब क्या है? सत्य फल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग प्लांट किसे कहते हैं? एग प्लांट किसे कहते हैं? ऑप्शन है आलू, ऑप्शन बी है भिंडी, ऑप्शन सी है बैगन, ऑप्शन डी है टमाटर। यहाँ पर आलू की बात करें तो सब्जियों का राजा जो है, सब्जियों का राजा क्या है? आलू है, सब्जियों का राजा। वहीं पर भिंडी की बात करें तो लेडी फिंगर इसको कहते हैं, लेडी फिंगर या फिर सब्जियों की रानी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जियों की रानी भी बोलते हैं भिंडी को। टमाटर की बात करें तो टमाटर को गोल एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल एप्पल बोलते हैं टमाटर को। और बैगन की बात करते हैं तो बैगन को बोलते हैं एग प्लांट। क्या बोलते हैं? एग प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगन। ऑप्शन नंबर सी, बैगन। एग प्लांट किसको बोलते हैं? तो बैगन को एग प्लांट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPRI कहाँ स्थित है? CPRI बोले तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास बनारस, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है दिल्ली। अच्छा, CPRI की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली में आप सबको पता होगा IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। पंजाब की बात करें तो पाऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में स्थित है, पंजाब में। बनारस की बात करें तो बनारस में आपको बताया हमने IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। वहीं पर CPRI की बात करें, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें कहाँ स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला में भी अगर स्पेसिफिक प्लेस पूछे तो सोलन। कहाँ है? सोलन शिमला हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा है? सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन है लोबिया, ऑप्शन बी है ग्वार, ऑप्शन सी है सैंजी, ऑप्शन डी है ढाइचा। यहाँ पर इस के क्वेश्चन की बात करें
तो सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सैंजी। सैंजी जो है वो सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा है। लेकिन अगर सैंजी ऑप्शन ना दिया हो, सैंजी अगर ऑप्शन ना दिया हो तो हम लगाएंगे ढांचा को, तो हम ढांचा को टिक करेंगे। बट यहाँ पर अगर सैंजी दिया गया तो सैंजी सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन आपके पास है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो रतौंधी आप सभी को पता होगा किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। वहीं पर विटामिन डी की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया होता है किससे? विटामिन डी की कमी से होता है। जो हड्डी वाला रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। वहीं पर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन बी की बात करें तो यहाँ पर इससे होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी से। और रतौंधी होता है विटामिन ए से। जब विटामिन ए के साइंटिफिक नाम की बात करें हम लोग तो रेटिनाल विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनाल है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेराल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेराल। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्कर्बिक एसिड। क्या है? स्कर्बिक एसिड। और विटामिन बी की बात करें थायमीन जो है इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी में कई विटामिन आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए उसको बोलते हैं। विटामिन बी1 से लेकर विटामिन बी12 तक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन होता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओलरीकल्चर, ऑप्शन बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी है विटीकल्चर, ऑप्शन डी है पिसीकल्चर। अब यहाँ पर पिसीकल्चर की बात करें तो मछली पालन क्या कहते हैं? मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। ओलरीकल्चर सब्जियों की खेती करना, सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? ओलरीकल्चर। और सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है आपको बताना है। ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ पर दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि आप इतना याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टिस दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो दूध को दही में बदलते हैं। यहाँ पर जहाँ भी लैक्ट वर्ड आपको दिखे समझ लीजिएगा कि वहाँ ये दूध से संबंधित, लैक्ट वर्ड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दोनों बैक्टीरिया यहाँ पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक वसा किस जानवर के दूध में होता है? सबसे अधिक वसा किस जानवर के दूध में होता है? ऑप्शन आपके पास भैंस, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है बकरी। भैंस की बात करें तो भैंस में लगभग 6 से 8% वसा पाया जाता है भैंस के दूध में। गाय के दूध की बात करें तो लगभग 3.5 से 4% वसा होता है। और भेड़ के दूध की बात करें तो लगभग 8.5% वसा होता है। 8.5% वसा लगभग भेड़ के दूध में होता है। अच्छा, यहाँ पर भैंस की बात करें अगर तो भैंस में सबसे ज़्यादा वसा भदावरी भैंस में। किसमें? भदावरी भैंस में। भदावरी भैंस एक अपवाद है जिसमें 12 से 13% वसा पाया जाता है भदावरी भैंस के दूध में। वहीं पर गाय में बात करें तो गाय में सर्वाधिक वसा जर्सी गाय में पाई जाती है। किसमें? जर्सी गाय
जर्सी गाय में 5.3%, 5.3% जर्सी गाय में होती है। वहीं पर भेड़ की बात करें तो भेड़ में सामान्यतः 8.5% होती है। यहाँ पर सामान्यतः हमने बताया आपको कि भैंस में 6 से 8%, सामान्यतः गायों में 3.5 से 4%, सामान्यतः भेड़ में 8.5% होता है। वहीं पर मैक्सिमम की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम गाय में, जर्सी गाय में 5.3% होता है और भैंस में मैक्सिमम जो है भदौरी भैंस में 12 से 13% होता है। लेकिन ये अपवाद के तौर पे पाए जाते हैं। सामान्यता की बात करें तो सामान्यता ये इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनमें सबसे ज़्यादा फैट की बात करें तो भेड़ के दूध में 8.5% लगभग फैट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री हल में किस प्रकार का फार लगा होता है? ऑप्शन है आपके पास बी आकार का, ऑप्शन बी है सीधा फार, ऑप्शन सी है स्लिप नोज फार, ऑप्शन डी है स्लिप फार। तो यहाँ पर हम लोग अगर विक्ट्री हल की बात करें तो विक्ट्री हल में दोस्तों, विक्ट्री हल में सीधा फार लगा होता है। कौन सा फार लगा होता है? सीधा फार लगा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा फार। विक्ट्री हल में सीधा फार लगा होता है। वहीं पर हम लोग टर्न रेस्ट हल की बात करें तो वी आकार का फार लगा होता है। किसमें? टर्न रेस्ट हल में। टर्न रेस्ट हल में कौन सा फार लगा होता है? वी आकार का फार लगा होता है टर्न रेस्ट हल में। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल ओवर पूरे एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट से हमने उठाए हुए हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्रीकल्चर, ऑल ओवर एग्रीकल्चर पूछा गया है और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इसलिए हमने इनको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है और डिटेल में बताने की कोशिश किया है ऑप्शन वाइज। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।